Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 25 of Introduction to Management, MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in lecture number 24 we discussed topics from chapter number 11, and we discussed that what is group and what are the group decisions, what is conflict management, and how we can manage a team. And remember, in the last part of that lecture we also discussed the difference between a team and a group. So now in today's lecture, let's see what we are going to discuss. Today we are starting chapter number 12, and we will be discussing topics which are: what is change, what is the change process, what is organizational development, and what is the relationship between change and innovation. So let's see. The name of the chapter number 12 is Managing Change and Innovations. So see, dear students, when we talk about change is something that is constantly taking place and happening within the organization, and it is a little bit deviation from the current state or status quo in which the organizations are normally in. So change का जो process है वो हर वक्त चलता रहता है, और organizations जो हैं वो change के इस process से constantly गुजरती रहती हैं और अपने लिए बेहतर opportunities और बेहतर मौके कह लें जैसे ही उनको नज़र आते हैं तो वो अपनी करंट स्टेट से निकल के नेक्स्ट स्टेट में या डिज़ायर्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब चेंज और इनोवेशन का बहुत करीबी एक रिलेशनशिप है, क्योंकि जब भी आप इनोवेशन लेके आते हैं, जब भी आप नई कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ चेंज, और उसको चेंज को आप ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं और वो आपको नज़र आती है। सो देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या है आज के चैप्टर में। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ अ चेंज, और चेंज की डेफिनेशन क्या है। यू सी, चेंज इज समथिंग विच इज differentiation in terms of current state. That means के अगर आप जिस भी स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है उस स्टेट से उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना या उसमें कोई बेहतरी लेके आना, सो वी नाउ कैन डिफाइन चेंज एज द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट। सो करंट स्टेट से अगर आप डिजायर्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो देयर विल बी सम चेंज। नाउ लेट्स फर्स्ट सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज। चेंज इज कांस्टेंट येट वेरीज इन डिग्री एंड डायरेक्शन। सो चेंज जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस में होती रहती हैं। नई मैनेजरियल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, स्ट्रक्चर में कोई चेंज लेके आना, कोई हायरार्कीज इंक्रीज या डिक्रीज करना। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ चेंज। सो चेंज इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस, बट द चेंज कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इन द डायरेक्शन। कई दफ़ा चेंज बहुत ज़्यादा स्वीयर होती है, हाई होती है, कभी चेंज जो है वो बिल्कुल माइनर सी चेंज होती है। इस तरीके से चेंज कभी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है ऑर्गेनाइजेशन को और आपको, और कभी चेंज जो है वो आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बैकवर्ड भी यानी पीछे भी लेके जा सकती है। सो पहली चीज़ जो हमने इस्टेब्लिश की वो ये है कि चेंज जो है वो करंट और डिजायर्ड स्टेट में डिफरेंस है।
यानी स्टेटस को से अगर आप चेंज हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, यानी करंटली जो भी आपकी स्टेट है उससे आप आगे या पीछे जा रहे हैं, दैट इज अ चेंज, बट इट विल कॉन्स्टेंटली बी टेकिंग प्लेस. हाउएवर द डिग्री ऑफ change in terms of magnitude and direction will be constantly differing. Now it does produce any kind of uncertainty, but that is not completely unpredictable. Uncertainty तो होती है, जाहिर सी बात है. आप कोई भी नई मैनेजरियल प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएंगे या कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे या कोई नई मेथड्स या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे तो अनसर्टेनिटी तो होगी. बट ये जो अनसर्टेनिटी है इसको आप किसी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, और प्रिडिक्शन के क्या रीजंस हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं, वो हम इस चैप्टर में अभी देखेंगे. नाउ दीज चेंजेस do create both opportunities and as well as threats. आप अगर कोई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या कोई नया आइडिया लेके आ रहे हैं, कोई नई मैनेजरियल प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, बट एट द सेम टाइम अगर वो नाकाम हो जाए, वो कामयाब ना हो, तो फिर कोई ना कोई थ्रेट भी आपके लिए क्रिएट हो जाएगा. सो चेंज जो है देयरफॉर इसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आप जो भी चेंज लेके आना चाह रहे हैं उसको आपको प्रॉपरली पहले प्लान करना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, क्योंकि चेंज अगेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों डायरेक्शंस में लेके जा सकता है. ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ की तरफ भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्लाइन की तरफ भी जा सकती है. So therefore managing change is an integral part of a manager's job. चेंज को मैनेज करना, चेंज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना और चेंज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में एज प्लान्ड लेके आना, ये मैनेजर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है. क्योंकि बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैनेजर जो है वो प्रॉपरली चेंज नहीं लेके आएगा जैसे कि प्लान की गई है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिक्लाइन भी एक है चॉइस और ग्रोथ भी एक चॉइस है. सो ग्रोथ अगर अच्छे तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा तो ग्रोथ हो जाएगी, और अगर अच्छे तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करेगा तो कोई ना कोई थ्रेट क्रिएट होगा और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन की तरफ भी जा सकती है. अब देयर आर नाउ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस ऑफ चेंज. आपके पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें आज तक यही डिस्कस करते आए हैं इस कोर्स में कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट होती है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है. और इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आपकी वर्क प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपका कल्चर है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है. और इसी तरीके से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपका सप्लायर है, आपका कस्टमर है, ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस हैं सॉरी, और इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो भी आपके ऊपर किसी न किस्म का प्रेशर जो है वो मेंटेन रखते हैं. अब वो प्रेशर क्या है? जाहिर सी बात है कस्टमर का फीडबैक या कस्टमर का रिस्पॉन्स आपके लिए एक प्रेशर क्रिएट करता है, सो दैट यू शुड ऑफर बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इसी तरीके से कॉम्पिटिटर्स जो है वो अगर कुछ अपने एंड के ऊपर कोई नई चीज़ कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप भी ऐसा ही करें, एटलीस्ट आप अगर आपने कंपटीशन में रहना है. So what are the external components of the environment that create pressures for change? The first one is changing consumer needs and wants. So consumers का जो नई requirements हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि customer या consumer जो नई requirements आपको बताता है through the feedback, और जो उसका changing taste है existing product से वो deviate करता है और उससे निकल के नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स हैं, दे टेंड टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू, एंड बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो दीज आर द एक्सटर्नल प्रेशर्स. न्यू गवर्नमेंट लॉस
गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो नई पॉलिसीज आ रही होंगी रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज विच यू आर ऑफरिंग, they also tend to force you to come up with some kind of change. And then we have changing technology, economic changes, all other things, whatever component is there in the external environment will tend to push the organization constantly for change. And changing means over here that, let's say, if there is new technology in the environment, अगर नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है तो आपको भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तो ये भी आपके ऊपर एक चेंज के लिए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए एक फोर्स है या प्रेशर आप पे एग्जर्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर एक ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी में कोई चेंज आ रही है, इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, या इकोनॉमी जो है उसके अंदर स्लम्प आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर होगा और यू नीड टू कम अप विद सम काइंड ऑफ पॉलिसी टू मैनेज दैट इफेक्ट और प्रेशर। सो जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे वन वे और अनदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मे बी एट ऑल टाइम और मे बी एट सम पर्टिकुलर इंटरवल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो फोर्स एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है कि आप उन प्रेशर्स को काउंटर करने के लिए नई से नई स्ट्रैटेजीज या नई से नई पॉलिसीज लेके आए। अब इंटरनली क्या है, इंटरनली वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को पुश करती हैं कि वो चेंज लेके आए अपने अंदर, स्टेटस को में ना रहें, एक ही जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह चल रहा है वैसे ना रहने दें, बल्कि बेहतरी की तरफ जाए। सो वो ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई नई स्ट्रैटेजी बना रही है, कोई नया प्लान इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने कोई नई स्ट्रैटेजी डेवलप की है, तो वो जो नई स्ट्रैटेजी है उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी पड़ेंगी, in terms of structure, maybe in terms of resources. So जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हैं, रिसोर्सेज चाहिए हैं, बेटर स्ट्रक्चर, आपको इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है, ये भी सब की सब जो है वो आपको चेंज की तरफ फोर्स कर रही है। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स। लेट्स से आपके पास पहले जो थे ज़्यादातर जो थे वर्क फोर्स वो मेल की थी, अब विद वी नो दैट मोर एंड मोर फीमेल्स आर कमिंग इनटू द जॉब, तो अब आपके पास जो कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स है वो डिफर हो रही है, चेंज हो रही है। सो ऑब्वियसली इसको भी मैनेज करने के लिए आपको एक नई पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, नए HR प्रिंसिपल्स लाने पड़ेंगे। सो अगेन देयर इज चेंज व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस। अनदर थिंग कैन बी यू मे हैव बॉट अ न्यू इक्विपमेंट, और उस इक्विपमेंट को आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले ऑर्गेनाइजेशंस में मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर्स होते थे विच आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय RFIDs और फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आप जो है वो या कार्ड के थ्रू जो है अब आप अपनी अटेंडेंस अपडेट करते हैं, एंटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये नई प्रैक्टिसेस हैं और इनके पे नए चैलेंजेस हैं और नए जो है तो आपके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। सो नई वर्क प्रैक्टिसेस हों, नया कोई इक्विपमेंट आ जाए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड्स एंड रिक्वायर चेंज, एक चेंज क्रिएट करते हैं और आपसे कोई ना कोई बेटर वर्क प्रैक्टिसेस या बेटर लर्निंग या इम्प्रूवमेंट इन द थिंग्स, इन द वे यू यूज्ड टू डू थिंग्स, they require it. And then there is a change in employee attitudes. एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। आपके पास एम्प्लॉयज़ जो हैं, पहले आपके पास एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड एम्प्लॉयज़ का कॉन्सेप्ट होता था, अब आपके पास नई ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो समझती हैं कि फ्रेश और यंग लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आएँ। सो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। कुछ जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका एटीट्यूड फ़र्क होगा, नए का फ़र्क होगा, और नए कल्चरल ट्रेंड्स भी आ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन कॉमन होता जा रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिसेज़ में आपको लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन करते हुए
नज़र आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए आ रहे हैं. So now these things are creating a new culture within the organization, and these things will also be requiring you to come up with a certain policy कि जो इस चेंज को मीनिंगफुल तौर पे इस्तेमाल कर सके. हर चेंज ना तो अच्छी होती है, ना हर चेंज बुरी होती है. डिफरेंस ये होता है कि आपने जो भी चेंज प्लान की है, क्या वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाई है कि नहीं. So if we are able to plan for it and we are able to implement it correctly in the same manner it was planned, so फिर रिजल्ट्स जनरली आपके पॉजिटिव ही आते हैं. और उसमें और एक चीज़ हमेशा देखी गई है कि चेंज को इनिशियली हर बंदा जो है वो रेजिस्ट करता है, क्योंकि चेंज क्या है, स्टेटस को से हटने का नाम चेंज है. इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेटस को. So if you want to change the status quo, if you want to deviate from the status quo, तो status quo तो अक्सर लोगों का बिलीफ होगा और इसी तरीके से वो लोग परफॉर्म कर रहे होंगे. So जब भी आप डिज़ायर्ड स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं और करंट स्टेट जो है वो उससे मूव करेंगे, तो ज़्यादातर लोग उसको रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को फौरी तौर पे स्टेटस को से हटने का कोई इतना पॉजिटिवली लोग नहीं लेते. इवन दे आर कॉमन वर्कर्स और मैनेजर्स. सो इट नीड टू बी प्लान्ड इन अ परफेक्ट मैनर, ताकि लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंज जो है वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देगी. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चेंज प्रोसेस. चेंज प्रोसेस क्या है? We have different options or theories over here. Rather, we'll be discussing two theories. The first one is the calm water metaphor. The calm water metaphor is a theory which has been given by Kurt Lewin. और Kurt Lewin ने ये कहा कि whenever you want to come up with a change in any organization, it will pass through three stages rather. पहला stage है जिसमें we are all in a stage which is status quo, and we need to unfreeze it. Unfreezing means that we need to give new ideas, or maybe let's say आप एक नई चेंज लेके आना चाहते हैं. let's say आप कहते हैं कि लोग जो है मैनुअल अटेंडेंस ना लगाएं, अब ऑटोमेटेड अटेंडेंस आ गई है, फिंगरप्रिंट से करें, आप अटेंडेंस अपनी मेंटेन करें. एक नया आइडिया है, एक नया इक्विपमेंट है, एक नई चेंज रिक्वायर्ड है. उस पे जाने के लिए पहले आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जी ये इसके ये फ़ायदे हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा. अब ऐसा करने पे व्हाट यू आर रिक्वायरिंग देम इज़ टू अनफ्रीज, बिकॉज उनके कुछ सॉलिड बिलीव्स हैं, उनके कोई सॉलिड अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनकी कोई कॉमन शेयर्ड आइडियाज़ हैं जिनको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, चेंज लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको उनको कन्विंस करना ज़रूरी है, ताकि वो फ्रोज़न स्टेट से निकल के, सॉलिड स्टेट से निकल के अनफ्रीजिंग में आ जाएं, सेमी सॉलिड हो जाएं, ताकि वो आपकी कोई ना कोई बात सुन सकें. देन द नेक्स्ट इज चेंजिंग. चेंजिंग क्या है? वी वांट टू ब्रिंग देम टू अ न्यू स्टेट. हम उनको स्टेटस को से निकाल के कन्विंस करके एक नई स्टेट पे ले आए हैं, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग. अब वंस दे हैव चेंज्ड, देन वी नीड टू मेक दैट न्यू चेंज परमानेंट. हमने अब उसको जो नया आइडिया उनके अंदर इंकलकेट किया है, जो नई उनको आइडियाज़ उनको कन्वे किया है, नई वर्क प्रैक्टिसेस उनको बताई हैं, जिसके ऊपर वो आए हैं और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली हैं आफ्टर सम टाइम, तो अभी हम उसको परमानेंट करने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ कॉल्ड रीफ्रीजिंग, टू मेक द चेंज दोज चेंजेस परमानेंट. सो Kurt Lewin said that the change process is been broken down according to him in the organizations in three states. The first one is unfreezing, then we have changing, and then we have refreezing. यानी कि पहले स्टेट में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनफ्रीजिंग में हम उनको कुछ नया आइडियाज़ दे रहे हैं, नई वर्क प्रैक्टिसेस बता रहे हैं जिन पे हम उनको लाना चाह रहे हैं, एंड विल बी ट्राइंग टू कन्विंस देम, ताकि वो जो फ्रोज़न बिलीव्स हैं उनमें से निकल के सेमी सॉलिड बिलीव्स में आ जाएं, जहाँ पे वो आपकी बात को समझ सकें, लिसन कर सकें.
जब वो आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, देन विद द पैसेज ऑफ फ्यू डेज, मंथ्स और मे बी दे विल बी एबल टू रेडी टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस एंड दे विल बी रादर गोइंग अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स। तो फिर हम कहेंगे कि नाउ दे आर चेंजिंग। और फिर जब वो चेंज शो करना शुरू कर दें, व्हेन दे हैव चेंज्ड, देन वी नीड टू मेक दैट चेंज परमानेंट एंड दैट स्टेट इज नोन एज refreezing, where we are making that particular change permanent. The same is being shown with the help of a figure over here in this slide. आप स्लाइड में देख सकते हो, आपके पास अनफ्रीजिंग है, अनफ्रीज कर रहे हैं हम। अनफ्रीजिंग के बाद नाउ वी आर चेंजिंग देम, उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, उनका कलर चेंज कर रहे हैं, उनकी शेप चेंज कर रहे हैं, और फिर फाइनली वी हैव नाउ ब्रॉट देम टू अ न्यू शेप, न्यू डायरेक्शन, और फिर हमने उसको उस चेंज को परमानेंट कर दिया। और जब हम उस चेंज को परमानेंट करेंगे एज ऑफ लास्ट स्टेप, तो we will call that as refreezing. So now you can see clearly in the figure that we started with unfreezing, we moved towards what we call as changing, and finally we have moved towards refreezing. The first stage is where we are trying to move them away from the status quo. Changing is where they have moved to the new state, and refreezing is at where we are trying to make that new thing permanent or on a permanent basis. Now there may be different ideas about it. For example, I personally believe कि अगर आप किसी चेंज को परमानेंट करना चाहते हो, it should be backed by some kind of rewards, incentives or anything, because it's a human nature कि अगर आप कोई चेंज परमानेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग अपनी अटेंडेंस पे डेली कंप्यूटराइज्ड अटेंडेंस ही लगाएं और फिंगरप्रिंट्स के थ्रू लगाएं, तो फिर आपको कोई ना कोई इसका एडवांटेज, कोई ना कोई बेनिफिट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोग जो है उसको परमानेंटली फिर उसको फॉलो करें। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द काम वाटर मेटाफॉर, के वाटर जो है, जो पानी है वो काम है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, यानी जो समुंदर है उसमें और जो पानी है उसका, उसमें कोई बहुत तेज विंड्स या वेव्स नहीं है, एवरीथिंग इज काम. Why? Because we believe that we're moving from one stage to another in a certain stage by stage process. Then we have white water rapids metaphor. White water rapids metaphor क्या है? The lack of environmental stability and predictability requires that managers and organizations continually adopt to survive. White water rapid metaphor क्या है कि जी आपके पास जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. दिस इज़ व्हाट द बेसिक असम्पशन इज़. और फिर उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में मैनेजर को कॉन्स्टेंटली इस प्रोसेस में रहना पड़ेगा कि वो अपनी एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करे, अनसर्टेनिटीज़ को डिटरमिन करे और उसके मतलब हमेशा जो है कोशिश जारी रखे, क्योंकि उसको उसमें सर्वाइव करना है, उसमें तैरना है. और फिर जब वाटर जो है अनईजी होगा, एनवायरनमेंट अनईजी है, अनसर्टेनिटी है, तो मैनेजर को जो है इट शुड बी गोइंग ऑन पॉजिटिवली, उसको कॉन्स्टेंटली चेंज को अंडरस्टैंड करना है, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, प्रिडिक्ट करना है, एंड द मैनेजर्स नीड्स टू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. सो चेंज जो है इन शॉर्ट इनएविटेबल होती है, हमेशा होगी, कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को मनूवर करना पड़ेगा, आपको चेंज में को काउंटर करना पड़ेगा. जो भी आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से इम्पैक्ट कर रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको उन चेंज को रिएक्ट करना पड़ेगा. The next thing is organizational change and change agents. के ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कौन से क्या होती है और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ऐसे एजेंट्स हैं जो चेंज लेके आते हैं, और उन एजेंट्स को और ऑर्गेनाइजेशन चेंज को हम देखते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओवर हियर. वंस अगेन, एनी ऑल्टरेशन, एनी अमेंडमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट in the structure, in people
or technology of an organization is called organizational change. So organizational change किन तीन चीज़ों में चेंज लाने को हम कह रहे हैं? पीपल में, स्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में. अगर आप पीपल की जहाँ तक बात हो रही है, अगर आप एम्प्लॉइज़ में के तादाद में कोई इजाफा कर रहे हैं, उनके नंबर में या उनकी टाइप्स में या उनके स्किल्स में या उनकी कैटेगरीज में या कंपोजिशन में कोई चेंज ला रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर एंड यू आर मेकिंग योर स्ट्रक्चर फ्रॉम नैरो टू वाइड और मे बी फ्रॉम लॉन्गर टॉलर टू ब्रॉडर, या आप स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो चेंज कर रहे हैं, या आप नंबर ऑफ हायरार्कीज को स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो पहले जो था वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, अब आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि हम प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से डील कर सकें. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली ट्राइंग टू अमेंड योर स्ट्रक्चर. उसमें कोई बेहतरी ला रहे हैं तो, या उसमें कोई चेंज या इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, तो तब भी ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का कंपोनेंट होगा. और फिर फाइनली अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ही कहलाएगा. सो एनी ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती हो, आप उसमें कोई माइनर सी ट्यूनिंग कर दें, अमेंडमेंट ले आएँ. ऑल्ट्रेशन जैसे आप कहते हैं जी मैंने ड्रेस सिलवाया था और उसमें मैंने कोई ऑल्ट्रेशन करवाई है, तो पहले ड्रेस था तो उसमें ऑल्ट्रेशन हुई है. तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती होगी, कोई नई उसमें अमेंडमेंट लेके आए हैं, पीपल काम कर रहे होंगे, कोई उसमें मोर अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, स्ट्रक्चर था उसका कोई और उसमें बेहतरी ला रहे हैं, कुछ उसकी शेप चेंज कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. Then we have different change agents. Change agents means those people who are responsible for bringing the change. और वो लोग जो कि change create करते हैं, organization में change लेके आ रहे हैं या लेके आते हैं, we call them as change agents. Persons who act as a catalyst. Catalyst क्या होता है कि जो process को के अंदर तेज़ी लेके आए. यानी एक process जो है अगर वो 2 घंटे में complete होता है, अगर उसमें कोई कैटलिस्ट डाल देंगे वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. सो पर्सन्स का रोल क्या है, एजेंट्स, चेंज एजेंट्स का रोल क्या है? दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी जो चेंज का प्रोसेस है उसको तेज़ करने के लिए करते हैं. एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द चेंज प्रोसेस, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ये चेंज लेके आएंगे. सो चेंज एजेंट्स की 2 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी ये स्पीड अप करते हैं चेंज के प्रोसेस को, एंड नंबर 2 दे टेंड टू मैनेज इट ऑल्सो, और उस ओवरऑल प्रोसेस को जो चेंज का है उसको मैनेज करते हैं. और जब भी मैनेज की बात आ जाएगी, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, कि आपको प्लान करनी है चेंज, उसको लीड करना है, उसको ऑर्गेनाइज करने हैं, उसके लिए रिसोर्सेज, और उसको फिर मॉनिटर और कंट्रोल करना है. अब आपके पास टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट्स कौन कौन से हैं? वी हैव मैनेजर्स हु आर इंटरनली एंटरप्रेन्योर्स, यानी वो मैनेजर्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और नई प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को लेके आते हैं, उस पर काम करते हैं. वी हैव नॉन मैनेजर्स. नॉन मैनेजर्स कौन से हैं? विच आर चेंज स्पेशलिस्ट. दे मे बी द टेक्निकल स्टाफ, ऑब्वियसली नॉन मैनेजरियल स्टाफ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एंड दे आर स्पेशलिस्ट, यानी जो वो काम करते हैं, जिस काम के लिए उनको आप पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं. सो एक टेक्नीशियन है वो अपने काम का स्पेशलिस्ट है. एक मार्केटिंग का बंदा है जो अपना जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नॉन मैनेजरियल स्टाफ में आता है, तो वो अपने काम का उसकी स्पेशलिटी है. सो मैनेजर्स चेंज लेके आते हैं, नॉन मैनेजर्स चेंज लेके आते हैं, एंड देन वी हैव कंसल्टेंट्स, आउटसाइड कंसल्टेंट्स, कि जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे मैनेजर्स का या नॉन मैनेजर्स का एक्सपर्टीज़ जो है वो इतनी वैलिड नहीं होती या कंप्लीट नहीं होती इंफॉर्मेशन उनके पास. सो वी टेंड टू हायर सम आउटसाइड कंसल्टेंट्स, वी ब्रिंग देम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हेल्प अस to come up with a new plan or maybe during the implementation. So outside consultants are the change implementation expert,
और जनरली प्लान जब आप कोई चीज़ कर लेते हो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये लोग ज़्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं. सो नाउ वी हैव 3 types of change agents. We have managers, we have non-managers, and we have outside consultants. अब चूंकि हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के 3 कंपोनेंट्स देखे, हमने कहा कि चेंज है पीपल में ले आना, चेंज लेके आ सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, और चेंज आप लेके आ सकते हैं टेक्नोलॉजी में. सो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस क्या होती हैं. So changing an organization structural components or its structural design. Changing its organizational component, structural components को change करना या structure का design change करना जो है वो change कहलाता है. जैसे मैंने कहा कि टॉलर से फ्लैटर स्ट्रक्चर की तरफ आप चले जाएं, स्पैन ऑफ कंट्रोल को आप 4 से 8 पे ले जाएं या 8 से 4 पे ले आएं, या आप अपना जो स्ट्रक्चर है उसको फंक्शनल की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड बना लें, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बना लें. सो दैट इज़ आल्सो अ स्ट्रक्चरल चेंज. सो मैनेजर्स या नॉन मैनेजर कैटेगरीज की परसेंटेज को चेंज कर लें आप, या हायरार्कीज कम या ज़्यादा करना हो, या स्ट्रक्चर प्रोडक्ट से प्रोसेस फोकस लेके जाना हो, फंक्शनल फोकस लेके जाना हो. ये तमाम चीज़ें जिसमें आप और स्ट्रक्चर का मेकअप चेंज कर रहे हैं, उसका ओवरऑल जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई चेंज लेके आ रहे हैं, या उसके डिज़ाइन में कोई चेंज लेके आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? चेंज इन दी स्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज आती है? बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आती रहती हैं. सो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करे और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ की जगह नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए ताकि एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस क्रिएट हो, तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. सो लेट्स सी फ्रॉम द स्लाइड. इट सेज अडॉप्टिंग न्यू इक्विपमेंट, टूल्स और ऑपरेटिंग मेथड्स दैट डिस्प्लेस ओल्ड स्किल्स एंड रिक्वायर न्यू वंस. यानी कि अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स को चेंज कर दे, और फिर एट द सेम टाइम आपको पुराने स्किल्स की जगह किसी नए स्किल को सीखना पड़ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की है या नई टेक्नोलॉजिकल चेंज आप लेके आए हैं. सो टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है? दैट यू मे ब्रिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी विच रिक्वायर्स सम न्यू स्किल्स. सो हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज आई है. For example, automation है, replacing certain tasks which are done by the people by hand now being done by the machines or computerization. So that is also called technological change. Remember, in old days they used to have typewriters. Still, it's in practice in some offices. But typewriters होते थे, टाइपिंग के लिए लोग होते थे, वो टाइपिंग करते थे, और टाइपिंग में अगर कोई एरर आ गया फिर दोबारा टाइप करें, फिर एरर आ गया फिर दोबारा उस पर काम करें. But then it's been replaced by computers. और अब कंप्यूटर्स को ज़ाहिर बात है उन टाइपिस्ट को अगर आप कंप्यूटर्स पे लाना चाहते हैं, सो दे नीड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. सो बेसिक ऑपरेशंस उनको सीखने पड़ेंगे, और फिर जब उस पे आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि नाउ वी हैव अडॉप्टेड टू अ न्यू टेक्नोलॉजी. एंड देन व्हाट अबाउट द चेंज इन पीपल? पीपल में कैसे चेंज आएगी? For example, they've been given on the slide, we are given the various ways of bringing some change. For example, change in people expectations, change in people experience, maybe change in the attitude, change in the behavior, change in the work practices, change in the ethics, change in the overall culture. All of these things are the changes which are taking place on the people and by the people. So changing in the attitude, expectations, perceptions and behaviors of the workforce, they also tend to talk about change in the people. For example, earlier, let's say around 5 to 10 years ago, there was no concept of commission on sales. मिलता था, but अब commission जो है वो हर चीज़ पे मिलता है. If you do a good work for the organization, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कमीशन देती है. अगर आपको बाहर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको भी कमीशन मिलता है.
सो ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। पहले इसको बुरी चीज़ समझा जाता था, अब कुछ लोग इसको अच्छी चीज़ समझ के अडॉप्ट करने लगे, हालांकि ये स्टिल अच्छी चीज़ नहीं है। सो अनलेस एंड अनटिल इट्स बीन ऑथराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन तब तो ठीक है, बट अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली यूजिंग मोबाइल फ़ोन नाउडेज इस ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छा नहीं समझती, लेकिन पीपल में एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, बिकॉज पीपल थिंक दैट मोबाइल फ़ोन इज़ समथिंग विच कीप्स देम कनेक्टेड। सो कम्युनिकेशन इज़ द एसेंस, कि कम्युनिकेशन इज़ अ नीड। सो वो चीज़ें अपनी जगह हैं और कुछ लोग उसके साथ इस मोबाइल कम्युनिकेशन को भी रिलेट कर लेते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि पीपल की एक्सपेक्टेशन चेंज होना, एक्सपीरियंस में चेंज आना, एटीट्यूड चेंज होना, बिहेवियर चेंज होना, these are all different kinds of change. So now we have the same things being listed in the form of a figure. Structure में change क्या है? We talk about now work specialization, departmentalization, change in the chain of command, span of control में change लेके आना, centralization और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना या उसकी बात करना, फॉर्मलाइजेशन को लो या हाई करना, जॉब को रीडिज़ाइन करना और एक्चुअल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से डिफ़र करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर चेंजेस विच आर रिलेटेड विद स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस आर चेंज इन द वर्क प्रोसेसेस, मे बी इन द मेथड्स एंड इक्विपमेंट। पहले आप जैसे काम करते थे मोर मैनुअल ओरिएंटेड था, नाउ यू हैव गॉन टू मोर ऑटोमेटेड वर्क। So these are changes related to technology. Changes in people are related with attitude, expectations, perceptions and behavior. So किसी चीज़ को हम पहले अच्छा समझते थे, अब बुरा समझते हैं, या पहले बुरा समझते थे अब अच्छा समझने लग गए हैं, या हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। So these are all different things, but these are the three areas. Even if you bring a change in any one area such as structure, people or technology, that will be known as organizational change. Now once we have discussed organizational change, now let's discuss what is organizational development. OD, or abbreviated as OD, organizational development, are the techniques or programs to change people and the nature and the quality of interpersonal work relationships. यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जाए, और वो डेवलपमेंट किस सेंस में है कि हम लोगों को कन्विंस करें बेटर प्रैक्टिसेस की तरफ, बेटर रिलेशनशिप्स की तरफ, बेटर कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस की तरफ। यानी हम उनको अच्छी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, और अगर हम ये तमाम अच्छी चीज़ें इनकलकेट कर दें अपने वर्कर्स में, अपने मैनेजर्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लेवल्स में, तो फिर हम कहेंगे कि वी आर ब्रिंगिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. So those techniques or programs which are focused on bringing a change in terms of the nature and quality of the relationships among the workers, so that is known as organization development. A few of the popular organizational development techniques are being labeled over here in the diagram. Let's start with the first one. The first one is called sensitivity training. You see, sensitivity training is a kind of informal meetings or informal groupings of your workers, so that they must be sensitized to new things or new ideas. So a method of changing behavior through unstructured group interaction. Unstructured group interaction means कि हम ग्रुप के अंदर कोई just a cup of tea, maybe in the canteen, maybe in the work area, maybe in the coffee corner, हम लोग थोड़ी देर एक दूसरे से गपशप करें और अलाउ करें कि हम लोग जो है एक दूसरे से बातचीत करें. सो इससे क्या होगा, द पीपल विल बी, हो सकता है हम वहाँ पे उनको कोई नया आइडिया, कोई नई बात करें, उनको सेंसिटाइज करें, यानी उनको उस चीज़ का की अहमियत का अंदाज़ा दिलवाएं जो हम नई चेंज लेके आना चाहते हैं, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर हों एक दूसरे के साथ. टीम बिल्डिंग है, वी कैन पुट द वर्कर्स इनटू अ टीम, और फिर जब टीम में उनको एक दूसरे के साथ क्लोजली काम करना पड़ेगा तो फिर उनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, और जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो देन दे विल डेवलप as a team, as a person,
और फिर जब इंडिविजुअली ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी होगी। Activities that help team members learn how each member thinks and works. So इससे क्या होता है कि everyone when they will be working in a team, so चूँकि ग्रुप छोटा होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हर दूसरा शख्स जो है वो उस टीम के अंदर कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। व्हाट इज इंटर ग्रुप डेवलपमेंट? Changing the attitude, stereotypes and perceptions that work groups have about each other. Intergroup development क्या है कि जो आपका ग्रुप है उसके बीच में भी कुछ डेवलपमेंट के फेजेस चलते रहते हैं, यानी कि जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें, उनको ऐसी एनवायरनमेंट में लेके आना जहाँ पे वो कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को के साथ डिस्कशन करें, ताकि एक दूसरे के मुतालिक जो परसेप्शन है, वेदर इट्स अ रॉन्ग, इट्स ऑब्वियसली इफ देयर इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन कि यार ये तो बहुत जो है बहुत रिजिड बंदा है, ये तो बहुत ज़्यादा नॉन कोऑपरेटिव पर्सन है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो डिफ़र करेंगी, वाइप आउट होंगी जब एक दूसरे के साथ लोग कम्युनिकेट करेंगे। और फिर जब ऐसा होगा तो फिर टीम ना सिर्फ या ग्रुप जो है वो डेवलप करेगा, बल्कि ओवरऑल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डेवलप करेगी। Process consultation. What is process consultation? An outside consultant helps the manager understand how interpersonal processes are affecting the way work is being done. So कई दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि कोई outside consultant बुला लेते हैं, and that outside consultant guides the manager to have a better understanding about how the things are being done और कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहे हैं, उसके ग्रुप में, उसके डिपार्टमेंट में। तो obviously that person will be able to better understand, that manager will be able to better understand कि कहाँ उसको relationships को, interpersonal relationships को build करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से overall जो effectiveness है, जो efficiencies हैं, वो improve होंगी। And then we can also revert back to surveys, because survey या feedback जो है they are a very strong tool, because it's a technique for assessing attitudes and perceptions, identifying discrepancies in these and resolving the differences by using survey information in feedback groups. हम ग्रुप्स में स्पेशली डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस कंडक्ट कर सकते हैं और उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं जिनसे उनकी परसेप्शंस और एटीट्यूड्स के मुतालिक पता चले, और फिर हम उनको वो रिजल्ट्स कन्वे करें कि जी डिज़ायर्ड एटीट्यूड या डिज़ायर्ड बिहेवियर ये था। अक्सर लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं जो कि अच्छी नहीं है, या जो ये काम आप कर रहे हैं वो वाकई अच्छा है या नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देन कन्वेड बैक टू द ग्रुप, बट दीज थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डन। फीडबैक सर्वेज ये चलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और इनका बेसिक काम ये असेस करना है कि लोगों के एटीट्यूड्स और बिलीव्स क्या हैं और वो कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हिंडर कर रहे हैं, उन पे इफेक्ट कर रहे हैं। Now there is a very important question, and the question is that why people resist change. जो लोग हैं वो change को resist क्यों करते हैं? The first thing is that if there is an ambiguity or uncertainty, तो फिर change को लोग resist करेंगे। अगर आप उनको क्लियर कट बेनिफिट्स नहीं बताएंगे, क्लियर कट उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स नहीं बताएंगे, सो लोग हमेशा रजिस्ट करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पार्शियल इन्फॉर्मेशन होगी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर जो रूमर्स हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। एंड वी नीड टू अवॉइड, डोंट नीड टू गिव देम एनी चांस फॉर रूमर्स स्पेशली। So we need to provide complete information, and if we do that, then ambiguity and uncertainty will not be there. The comfort of old habits, yes, that is always there. Old habits die hard. So अगर आपकी कोई पुरानी आदत आपको है और ऑर्गेनाइजेशन में अगर सारे लोग ट्यून्ड थे कि जी हमें अटेंडेंस मैनुअली लगानी है और इसी तरह रजिस्टर पड़ा होगा उस पर हम अटेंडेंस मार्क कर देंगे जब हम आएंगे और जाते हुए भी कर जाएंगे, अब आपने उनको एक सिस्टम दे दिया जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स पे आप करते हैं, अब टाइम भी साथ आ जाता है और एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपने एग्जैक्टली किस टाइम पे लॉगिन किया है। बिकॉज पहले हो सकता है कुछ लोग गलत टाइम इन और टाइम आउट करते हो। सो
obviously they've been there, they were the old habits, die hard, so they don't go easily. A concern over personal loss of status, money, authority, friendship and personal convenience. आपको अगर ये नज़र आ रहा हो कि जी इन चीज़ों को अडॉप्ट करने से मेरी लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी, मुझे मेरी मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या आप ये कहें कि जी मेरी फ्रेंडशिप्स में कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरे कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास अब हर वक्त काम और बस और कुछ नहीं होगा, so people will resist it. So the main baseline is that you need to tell them, you need to convince them that these are the good things और इसके positive facts हैं और ये इसके positivities हैं. हमेशा negativities को हमें देखना नहीं चाहिए. The perception that change is incompatible with the goals and interests of the organization. अगर ये नज़र आने लग जाए लोगों को कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या उनकी अचीवमेंट में कोई फ़ायदा नहीं होगा. For example, you set up a huge conference of spending billions of rupees और आपको ये नज़र आता है, so most of the people may be thinking कि यार इस कॉन्फ्रेंस को, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने का क्या मकसद है. But yes, in the long term it may be a good source of communicating with the environment, or maybe public relationing के लिए एक अच्छा इवेंट है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लोग और एनवायरनमेंट के आपस में इंटरेक्शन होगा. सो हो सकता है कुछ लोग इसको नेगेटिव समझें, हो सकता है पॉजिटिव समझें. सो अगर लोग मेजॉरिटी को ये नज़र आए कि जो ये चेंज है ये इट्स नॉट कंपैटिबल, इट्स नॉट इन लाइन विद द डायरेक्शन और द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो फिर चांसेस हैं कि पीपल विल बी रेजिस्टिंग इट. What are the different issues in managing cultures? The first is regarding the changing organization cultures, which are constantly changing. So cultures are naturally resistant to change. Culture जो होते हैं वो change को resist करते हैं हमेशा. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर है, आपके घर का कोई कल्चर है, आपके इलाके का कोई कल्चर है, कोई नई चीज़ आएगी तो हमेशा इट्स नॉर्मल कि कोई ना कोई जो है उसके अगेंस्ट पॉइंट्स जो हैं, क्रिटिक्स रेज होंगी, कोई पॉइंट्स क्रिएट होंगे. और बिकॉज कल्चर जो होता है इट्स समथिंग विच इज़ सॉलिड, विच इज़ hardened in you, which is built in you. So therefore you will be resisting it, and the culture will definitely be resisting any change. So what are the different conditions which then facilitate the change as far as the cultural change is concerned? Number one, the occurrence of a dramatic crisis. पाकिस्तान में जब अर्थक्वेक आया जो कश्मीर में और हज़ारा में, उससे पहले हर एक अपना जनरली जो था कोई ऐसा ड्रामेटिक क्राइसिस नहीं आया था. तो जब वो क्राइसिस आया तो लोगों ने इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से एरिया से, कौन से सेक्ट से, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले से बिलोंग करते हैं, सब ने एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया. सो जब भी कोई क्राइसिस आता है, वेदर इट्स इन द सोसाइटल कल्चर और मे बी इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई थ्रेट आता है तो फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं. लीडरशिप चेंजिंग हैंड्स. अगर नई लीडरशिप आई है तो कई दफ़ा वो नए आइडियाज़ लेके आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर कोई चेंज, पॉजिटिव कल्चर एक्सेप्ट कर लेती है. अगर एक यंग फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें चेंज लाना आसान है. अगर कोई ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फॉर्मलाइजेशन बहुत हाई है, वहाँ पे चेंज लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और एट द सेम टाइम अगर वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फिक्स नहीं है, डिटरमिन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वहाँ भी चेंज लाना आसान है. अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस की तरफ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस की कैटेगरीज क्या हैं. स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले ये देखें. द एडवर्स रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव pressures placed on them from extraordinary demands, constraints और opportunities. जब भी आप एम्प्लॉयज़ को
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए कहेंगे, यानी द काइंड ऑफ वर्क विच दे हैव बीन डूइंग इट नॉर्मली। सो अगर आप उनको एक्स्ट्रा काम देंगे, उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगेंगे, उनसे उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या उनके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की शुरू कर देंगे, तो लोग स्ट्रेस में आएंगे। जब भी नॉर्मल वर्कलोड से आप किसी एम्प्लॉय को उस ज़्यादा वर्कलोड देंगे तो वो स्ट्रेस में आएगा। देखें, स्ट्रेस की कई निशानियां हैं, कई फिज़िकल स्ट्रेस भी होता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, फटीग्ड फील करता है वर्कर डेली, वो जब घर जाता है तो उस थका हुआ फील करता है, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है। सो ये सब ऐसी निशानियां हैं, साइंस हैं विच सेज एंड विच डिटरमिन्स दैट द एम्प्लॉय इज अंडर स्ट्रेस, कि वो प्रेशर में। और वो क्यों प्रेशर में आया? बिकॉज ही और शी हैज़ बीन गिवन मोर वर्क देन द नॉर्मल। उसको उसकी वर्क कैपेसिटी से, उसकी वर्क जो उसका जॉब रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा काम दिया जा रहा है, और जो मे बी उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से ज़्यादा है। सो व्हेनेवर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से को आप ओवरलोड करेंगे, उसको ज़्यादा काम देंगे, तो वो फटीग्ड फील करेगा, वो एग्जॉस्टेड फील करेगा, वो स्ट्रेस्ड फील करेगा। First kind of stress which is there is functional stress. It's a stress that has a positive effect on performance. Functional stress, देखें, स्ट्रेस एडवर्स होता है, बट फंक्शनल स्ट्रेस के मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी वो स्ट्रेस जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को या पर्सनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे और उस पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो, बट मे बी फॉर सम टाइम येस, बट कंटिन्यू टू डू दैट, कंटिन्यूटली आप ये चलता रहे, कंटिन्यू रहे, फिर इसके एडवर्स इफेक्ट जो है सरफेस आउट होंगे। नाउ हाउ पोटेंशियल स्ट्रेस बिकम्स एक्चुअल स्ट्रेस। अब पोटेंशियल स्ट्रेस जो है, जो चांसेस ऑफ स्ट्रेस हैं, वो वाकई कब एक्चुअल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं? व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द आउटकम एंड व्हेन द आउटकम इज इम्पॉर्टेंट। यानी आप अनसर्टन हैं, आपको कोई काम दिया गया है, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो जो रिजल्ट्स हैं, और वो है भी बड़ा इम्पोर्टेंट कि रिजल्ट्स आने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, आपको ये काम दिया गया है, इतने डेज में कंप्लीट होना चाहिए, ये काम, इसमें ये डिलीवरेबल्स हैं, सारे डिलीवरेबल्स अचीव होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आप एक फंक्शनल स्ट्रेस से निकल के, पोटेंशियल स्ट्रेस से निकल के एक्चुअल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके लिए, और देन यू बीइंग एन एम्प्लॉय यू विल बी फीलिंग एग्जॉस्टेड। देन व्हाट आर द सिम्टम्स? साइंस क्या हैं? कब जो है ये इंश्योर हो जाता है कि स्ट्रेस जो है वो है और स्ट्रेस हो गई है एम्प्लॉय को या वर्कर को? द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है? जॉब रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन, टेंशन, एंजाइटी, irritability, boredom and other issues. So we now can see over here. So अगर जॉब रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन है, आप काम कर रहे हैं जॉब पे बट यू आर डिससेटिस्फाइड विद इट, एंग्जाइटी है, परेशानी है आपको कोई, या आप जो है टेंशन में है, आपको टेंशन रहती है काम की, चिड़चिड़े से फील कर रहे हैं आप, यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली कि मैं क्या करना चाहिए मुझे, और मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, और इरिटेशन हो रही है आपको, यानी आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप काम करते हैं लेकिन बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप जो काम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। बिहेवियरल स्ट्रेस क्या है? देयर इज अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो रही है, एब्सेंटिज्म है, वर्कर्स जो हैं वो जॉब पे टर्न नहीं आ रहे, काम पे छुट्टियां करते हैं, टर्नओवर बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं और नए हायर हो रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, आप खाने लग गए हैं, कुछ लोग टेंशन में ज़्यादा खाते हैं, और कईयों की आपने सुना होगा मेरी तो भूख ही मर गई है, यानी आप टेंशन के अंदर आपको भूख नहीं लग रही है। इंक्रीज स्मोकिंग है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, रैपिड स्पीच है, ज़्यादा तेज़ी से लोग बोलना शुरू कर देते हैं,
लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, नींद नहीं आती है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, और नींद लेट आती है, जिसकी वजह से सुबह जब आप ऑफिस आते हैं तो आप फुली फ्रेश नहीं होते, फिर आप जो काम करते हैं उसमें फिर आपसे गलतियां होती हैं, फिर लोगों से आपके झगड़े होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और बिहेवियरल स्ट्रेस. फिजिकल स्ट्रेस क्या है? चेंज इन मेटाबॉलिज्म, increase heart and breathing rates, raised blood pressure, headaches and potential of heart attacks. So physical stress क्या है कि जी आपको लगता है कि आपकी नब्ज़ तेज़ चल रही है, हार्ट बीट तेज़ है, और कई दफ़ा हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं लोगों को इतना स्ट्रेस लेने की वजह से. मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है, भूख लगती है नहीं लगती है, खाते हैं कभी बहुत खाते हैं, कभी फ़ौरन खाना हज़म हो जाता है, कभी खाना हज़म ही नहीं होता आपको. सो हार्ट रेट्स आपके चेंज हो गए हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना या बिल्कुल लो चला जाना, कई लोगों में लो ब्लड प्रेशर भी एक बीमारी होती है. सो ये तमाम चीज़ें क्या है? दीज आर फिजिकल साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेस. So we have three symptoms of stress being discussed over here. We have physical stress, we have psychological stress, and we have behavioral stress being discussed. Finally, we are going to discuss innovation, और ये देखना हम चाह रहे हैं इस चैप्टर के एंड में कि what is the relationship between change and innovation and how innovation is a catalyst for change. So the first thing is how you stimulate innovation. आप innovation को जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वन इज थ्रू क्रिएटिविटी, द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन अ यूनिक वे टू मेक एन अनयूजुअल एसोसिएशन. क्रिएटिवनेस क्या है कि डिफरेंट स्कैटर्ड आइडियाज़ को आप कंबाइन करके एक नई शेप दे दें, एक नई डायरेक्शन दे दें, समथिंग अनयूजुअल क्रिएट कर दें जो बाकियों के जहन में नहीं आया, बाकियों ने ऐसा नहीं किया. दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी. इनोवेशन क्या है? टर्निंग द आउटकम्स ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, सर्विसेज और वर्क मेथड्स. जो हमने एक क्रिएटिव काम किया है, मे बी इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, मे बी इट्स अ टेक्नोलॉजी, मे बी इट्स समथिंग, मे बी इट्स अ डिज़ाइन, उसको यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज में या वर्क प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट करना इनोवेशन कहलाता है. सो क्रिएटिविटी से आप इनोवेशन में जाते हैं. वंस यू हैव समथिंग क्रिएटिव, you then convert it into a workable, sellable, producible product or service, and that is called innovation. उस process को जिसमें आप किसी creative idea को, design को convert कर पाते हैं किसी sellable product या service में, that is called innovation. Then there is a systems view of information. What is a systems view? You see, in a system we say that we need to have some inputs. We transform those inputs into a certain output. So inputs को output में transform करने के लिए we need to bring some kind of innovation, some kind of mechanism. So inputs आपकी क्या हैं? We have individuals, creative individuals हैं, groups हैं, organizations हैं. ये सब क्या है कि ये inputs दे रही हैं, अपनी creative inputs दे रही हैं. और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ऐसा इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है जो उस क्रिएटिव आइडियाज़ को कन्वर्ट कर सके समथिंग सेलेबल प्रोडक्ट और सर्विस में. सो वी नीड टू हैव अ क्रिएटिव इन्वायरमेंट, सपोर्टिंग प्रोसेस और सिचुएशंस. एंड फाइनली आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सर्विसेज और नई वर्क प्रैक्टिसेस. Finally, we are going to discuss in the last slide of this lecture what regarding innovation, what are the different important variables. Variables are coming from structure, human resource and culture. So structure से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो innovation को stimulate करती हैं, fast करती हैं, catalyst का काम करती हैं. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैकेनिस्टिक के मुकाबले में फ्लेक्सिबल होती हैं. अगर ऐसा ही होगा तो चेंज या इनोवेशन के बेहतर चांसेस हैं. अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनोवेशन लेके आएंगे. अगर आपके पास हाई इंटर यूनिट कम्युनिकेशन है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है यूनिट्स के बीच में, फंक्शनल यूनिट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं,
और आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो ज़्यादा चांसेस हैं इनोवेशन आने के। अगर आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं है और अगर आपके पास टाइम वैलिड है, सब्सटेंशियल है, तो फिर आप एक अच्छा डिज़ाइन, एक अच्छी इनोवेशन लेके आएंगे। एंड यू हैव अ गुड वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट, आपके पास सपोर्ट अच्छी है इन टर्म्स ऑफ वर्क स्टाफ एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। Coming from human resource, what are the variables which tends to stimulate innovation? High commitment to training and development, ऐसी organizations जो training and development के ऊपर काम करती हैं, अपने workers की training and development पे investments करती हैं, they tend to become an innovative organization. If there is a good high job security and we have more creative people with us, अगर सिक्योरिटी है, आपको एक बैड आइडिया भी आपने क्रिएट किया लेकिन आपने चूँकि काम किया तो उसको ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनर किया। सो लाइक आफ्टर फ्यू बैड आइडियाज देयर इज अ चांस दैट यू मे कम अप विद अ वेरी एक्सेलेंट एंड गुड आइडिया। सो वी थिंक दैट इफ देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी अगर होगा तो लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे, इनोवेशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। कल्चरल वेरिएबल्स कौन से हैं जो नॉर्मली स्टिमुलेट करते हैं इनोवेशन को? एक्सेप्टेंस ऑफ एम्बिग्विटी, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि चीज़ें इनकम्प्लीट होंगी, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, हमेशा कंप्लीट नहीं होती, और हम उस चीज़ को मान लें और टॉलरेंस लेके आए अपनी अंदर, एक्सटर्नल कंट्रोल्स, एक्सटर्नल प्रेशर्स आपके ऊपर कम हों, कॉन्फ्लिक्ट या रिस्क के चांसेस अगर हैं तो आपको रिस्क के अगेंस्ट टॉलरेंस हो, कॉन्फ्लिक्ट को आप मैनेज कर लें, आप फोकस रखें एंड्स के ऊपर, मीन्स पे आप फोकस ना करें बल्कि एंड आपका फोकस हो। जैसे हमने मीन्स टू एंड्स थ्योरी एक पढ़ी थी। ओपन सिस्टम फोकस हो, कम्युनिकेशन आपका ओपन हो, एनवायरनमेंट से आप ओपिनियंस ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू आर एबल टू गिव पॉजिटिव फीडबैक्स। सो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस हैं कल्चर जो है वो इनोवेशन लेके आएगा। With this, dear students, we now conclude our lecture number 25. In this lecture, remember we talked about change and change as a process, and in the last component हमने innovation पे discussion की। I hope you've been able to understand the components very clearly. Till the next time, from me, it's Allah Hafiz.